क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस समकालीन विश्व राजनीति में हम पढ़ रहे थे अध्याय 1। आज का हमारा टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पूरी दुनिया जो है उसका दो गुटों के बीच में बंटवारा हो गया। एक तरफ यूरोप में पश्चिमी यूरोप बन गया, पूर्वी यूरोप बन गया, और दो जो है महत्वपूर्ण महाशक्तियों ने अपने अपने गुट बना लिए और विभिन्न देशों को उसमें शामिल कर दिया। इसके अलावा भी उत्तरी संगठन भी सामने आया। तो इस तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कैसे हुआ। देखिए, दो महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा जो है वो बढ़ाने लगी और दुनिया दो गुटों के बीच में जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से बट गई। ऐसे में क्या हुआ कि किसी मुल्क के लिए एक ही रास्ता था, या तो वो यूरोप की तरफ, यूरोप के अंदर यूएसए में चला जाए, या वह यूएसएसआर की तरफ, या जिसे हम सोवियत संघ कहते हैं उसकी तरफ चला जाए। तो इन दोनों ही महाशक्तियों ने अपने जो गुट बनाए, जो विरोधी परस्पर गुट थे, इन दोनों गुटों के अंतर्गत जो है देशों को शामिल होना पड़ा। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया और इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी। अब देखिए, छोटे छोटे देश ये चाहते थे कि उनके देश को सुरक्षा मिले, हथियार मिल जाए, कुछ आर्थिक मदद मिल जाए। तो उनके अपने निजी हित थे और इन्हीं निजी हितों को देखते हुए उन्होंने जो परस्पर विरोधी दो गुट थे, उन दोनों ही गुटों में उन्होंने क्या किया कि अपने अपना जो है सदस्यता ले ली। अब हम आगे देखते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया जो थी वो दो खेमों में बट गई थी। अब ये जो विभाजन हुआ सबसे पहले यूरोप में हुआ। देखिए, अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम देखते हैं ये यूरोप का पार्ट है और ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा ये पश्चिमी यूरोप है और ये है पूर्वी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में जो है येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि नाटो सदस्य है, ये सदस्य जो है ये इसकी अगुवाई जो की थी वो की थी अमेरिका ने। जबकि रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है पूर्वी यूरोप, यूएसएसआर या सोवियत संघ का वारसा संधि के अंतर्गत जो गुट बनाया गया था, इसमें जो शामिल थे वो विभिन्न देश थे। तो ये दो तरीके के जो गुट थे वो पूरे विश्व में बन गए थे। अब पश्चिमी संगठन ने स्वयं को एक संगठन का नाम दे दिया। पश्चिमी संगठन ने अपना नाम क्या दिया? अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिका संधि संगठन, जिसे हम कहते हैं नाटो, की यहाँ पर स्थापना कर दी। इसमें टोटल कितने देश शामिल थे? 12 देश इसके अंतर्गत शामिल थे। अब जब ये देश इसके अंतर्गत शामिल हो गए तो इस संगठन ने घोषणा की कि अगर उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप के इन दोनों ही देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ किसी भी एक देश पे हमला हो जाता है, तो वो हमला किस पे माना जाएगा? तो उसे संगठन में शामिल जितने भी देश होंगे उन सब पे हमला मान लेंगे। अब नाटो में शामिल हर देश जो है वो एक दूसरों की मदद करेगा। तो इस तरीके से इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी भी देश पे कोई अटैक करेगा तो इन 12 देशों पर अटैक समझा जाएगा। और इसी प्रकार जब पूर्वी गठबंधन की बात हुई, यहाँ हम देखें इस तरफ, तो इस गठबंधन को इन्होंने क्या नाम दिया? वारसा संधि का नाम। ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन जो है उसमें जो ग्रुप बनाए गए, जो संगठन बनाए गए, उनके क्या नाम है। तो अब इसकी अगुवाई ने सोवियत संघ ने की, जिसकी स्थापना जो है 1955 में की गई थी। अब इसका मुख्य क्या काम था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अब इनका जो, क्योंकि आपस में परस्पर विरोधी ग्रुप है, तो इनका तो यही काम है कि वो
जो भी नाटो में देश शामिल होंगे उन सब का यूरोप में मुकाबला करना। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं कि जब हम शीत युद्ध की यहाँ बात कर रहे हैं तो शीत युद्ध के अंतर्गत हमने देखा कि दोनों ही जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका निर्धारण हो गया। महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता रहा। अब हम यहाँ देखते हैं कि कई जो छोटे छोटे देश थे उनको देखा गया कि कैसे लाभ हानि का गणित देखा जाए। महाशक्तियों ने क्या किया कि महाशक्तियों के बीच तनातनी का जो मुख्य अखाड़ा था वो यूरोप बना। ये पूरा जो यूरोप है इन दो महाशक्तियों के तनातनी का अखाड़ा बन गया। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि जो महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये दोनों ही चाहते थे कि पश्चिमी और जो पूर्वी यूरोप में अलग अलग जो पार्ट हो गए, ये दोनों अपनी शक्तियों महाशक्तियां जो थी ये अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहती, तो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो इनकी तरफ आए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक चीज़ का इस्तेमाल किया, वो है उनकी महत्वपूर्ण ताकत। तो ताकत का इस्तेमाल ये करने लगे। जहाँ ये ताकत का इस्तेमाल करने लगे तो वहाँ जो पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ है, यहाँ हम बात करें सोवियत संघ की जो दखल अंदाजी है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और इस क्षेत्र में देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति से सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा जो है वो सोवियत संघ के दबदबे में है। अब और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो गठबंधन थे दोनों ही, उन्होंने क्या किया कि दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन SEATO और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। अब इन्होंने भी क्या किया कि जो अपनी तरफ से जो गठबंधन करने लगे उन सबको इन्होंने नाम दे दिया, जैसे कि SEATO जिसे हम एशियाई संधि संगठन कहते हैं, और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन संधि संगठन है और केंद्रीय संधि संगठन, इनको कहा गया। अब क्या हुआ कि इसके दबाव में सोवियत संघ और जो साम्यवादी चीन है ने इस क्षेत्र के देशों को मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत कर दिए। तो इस तरीके से छोटे देशों के साथ में जो ये लाभ हानि का गणित है वो ये दोनों ही महाशक्तियां गठबंधन के रूप में करने लगी। अब आगे अपन देखते हैं कि जब शीत युद्ध का दौर चल रहा है तो शीत युद्ध के कारण हम देखते हैं कि विश्व के सामने जो है दो गुटों के बीच विश्व जो है वो बट गया। अब खतरा और पैदा होने लगा। देखो ऐसी स्थिति में जो औपनिवेशिक शासन, जैसे औपनिवेशिक शासन की बात करें तो हमारा भारत देश इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि अभी अभी जो है विकास करने लगा है। अभी तो वो जो है परतंत्रता की जो जंजीरें हैं उनसे वो जकड़ा गया था और स्वतंत्र होना चाहता था, और कई कई सालों तक जो है औपनिवेशिक शासन पर दूसरे देशों ने राज किया। अभी उसकी जो स्थिति है भारत जैसे देशों की, जो कि विकास की ओर जाने की थी, वो युद्ध में कहीं खड़े नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वो दोनों महाशक्तियों के साथ जुड़ते हैं, भले ये शक्ति हो USA हो या USSR हो, तो इतना भी इसमें नहीं है कि वो युद्ध में किसी एक के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि अभी जो स्थिति थी भारत जैसे देशों की वो बहुत ही नाजुक स्थिति थी। अभी अभी तो वो संभले ही थे, अभी तो आज़ादी उनको प्राप्त हुई थी। तो अब ये चिंता सताने लग गई कि वो ऐसे औपनिवेशिक शासन जो अभी अभी लोकतंत्र की ओर जाने लगे हैं, उसे USA की ओर जाना चाहिए या USSR की तरफ जाना चाहिए। अब ये स्थिति जो है वो सामने आने लगी। देखिए शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों के बीच बढ़ जाने का जो खतरा पैदा हुआ, ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन फ्रांस के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देश जैसे भारत को चिंता सताने लग गई, और वे अपनी इस आजादी को पाने के साथ खो गई। ऐसा नहीं है कि अभी तो आजादी आई और फिर हम खो दें। तो गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जो है जल्दी उनमें दरार पड़ने लगी। अब हम बात करते हैं एक साम्यवादी चीन की,
जो साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध में क्या हुआ कि सोवियत संघ के साथ में थोड़ी अनबन हो गई। रियल में देखा जाए तो जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसकी शुरुआत इन दोनों के आपस में तनातनी से ही हुई है। आपस में जो साम्यवादी चीन और सोवियत संघ के बीच में जो आपस में जो अनबन रही है, उसी के कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका विकास देखा जाता है। देखिए सन 1969 में इन देशों के बीच एक भूभाग को पर आधिपत्य जमाने के लिए एक छोटा सा युद्ध हो गया। तो यही जो युद्ध दौर था वो एक तरीके से हम कहते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है उसका विकास हुआ। इस आंदोलन में हम देखते हैं कि नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रखने का मौका मिला। ऐसे में ही भारत ने भी क्या किया कि ये एक मौका मिला भारत को भी कि वो ऐसे दोनों ही देशों के अंदर वो शामिल नहीं हो और उसका अपना एक अलग से ग्रुप बन जाए। तो अब कई बार हम देखते हैं कि एक नया हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जो ये दोनों ही ताकतवर शक्तियां हैं, छोटे देशों को उन्होंने शामिल क्यों किया? क्या कारण था कि दोनों महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को अपने साथ में शामिल कर दिया? तो सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण संसाधन, इसका महत्वपूर्ण कारण वो चाहते थे तेल खनिज और सब मिले। भू क्षेत्र को लेकर भी उनके मन में था कि छोटे देश जो है वो चाहते थे कि उन्हें भी जो है भू क्षेत्र मिले। दूसरा सैनिक ठिकानों की बात करें, उनका ये मानना था जहां से महाशक्ति एक दूसरों की जासूसी कर सके, तो सैनिक ठिकाने भी उपलब्ध हुए। आर्थिक मदद के लिए भी छोटे छोटे देश जो थे वो महाशक्तियों के साथ में जुड़ गए और ऐसे कारण थे कि छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना दिए थे। विचारधारा के कारण इसी तरीके की जो विचारधारा थी, गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता है कि महाशक्तिय विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही थी। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर ये सोच हो सकती है कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी समाजवाद साम्यवाद से कहीं बेहतर है कि अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। तो हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण कारण थे जिससे कि हम ये देखते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट क्यों बनाना पड़ा। आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते पर महाशक्ति इतनी ताकतवर थी कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था।